हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया था द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में हमने काफ़ी कुछ समझा था और इस लेक्चर में हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब कि मैंने आपको इसका थोड़ा बहुत छुड़वा दिया था, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले थे वो अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको इसका क्विक रिकैप करवा देता हूँ। क्विक रिकैप के अंदर मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स बताऊँगा और आपको इस बार मैं अंडरलाइन नहीं करवाऊँगा क्योंकि पहले भी मैंने करवा चुका हूँ, तो आप समझ लें। हमने पढ़ा था कि जो लुइस 16 था उसने टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए प्लान किया था, बट वो खुद ऐसे ही नहीं कर सकता था कि उसने टैक्स इम्पोज करने की सोची और टैक्स इम्पोज कर दिए। उसे क्या है, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। अब जो ये मीटिंग थी वो लास्ट टाइम कब बुलाई गई थी, वो बुलाई गई थी 1614 के अंदर। 5 मई 1789 को जो मीटिंग है स्टेट जनरल की वो बुलाई गई थी। मतलब कि अभी जो ये जो टैक्सेस इम्पोज करने थे इसके लिए 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई गई थी स्टेट जनरल की। काहे के लिए? न्यू टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए। इस मीटिंग के अंदर जो हर एक स्टेट है उसके 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। अब हर एक स्टेट के 300 आएंगे, तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है उसके आए थे 600 रिप्रेजेंटेटिव। और सॉरी थोड़ा सा गलत बोल गया। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट थे इन दोनों के 300 और 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, और जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट के आए टोटल 600 रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि इसके 600 और उसके 300, तो उसके भी 600 हो रहे हैं। अब अपने आगे पढ़ा था कि जो हर एक स्टेट है उसके पास एक वोट रहता है, जबकि थर्ड जो स्टेट था उसने क्या फील करा कि वो डिस्क्रिमिनेटेड है, तो उसने किसकी डिमांड करी? उसने इक्वल वोटिंग राइट्स की डिमांड करी कि हर एक पर्सन के पास एक ही वोट हो। अभी क्या होता था कि हर एक स्टेट के पास एक वोट होता था, बट उन्होंने क्या डिमांड करी थी कि हर एक जो पर्सन है उसके पास एक वोट हो। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, है ना। सो जो किंग था उसने ये प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया था। तो जो थर्ड स्टेट वाले थे वो असेंबल हुए थे, एक जगह पे इकट्ठे हुए थे। कहाँ पर हुए थे? टेनिस कोर्ट के अंदर। टेनिस कोर्ट कहाँ का? वर्साइलिस का। वर्साइलिस का जो ओपन टेनिस कोर्ट ग्राउंड था वहाँ पे ये सब थर्ड स्टेट वाले इकट्ठे हुए थे। कब हुए थे? 20 जून 1789 को। ये जो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी ये 5 मई को बुलाई गई थी, और 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली फॉर्म करने के लिए जो टेनिस कोर्ट में सारे थर्ड स्टेट वाले इकट्ठे हुए थे। अब इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना, है ना। अब इनको सपोर्ट किससे मिला? इनको सपोर्ट मिला मिराबे से मिला। और मिराबे कौन था? एक नोबल फैमिली का पर्सन था। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मिराबे था वो एक नोबल फैमिली का पर्सन था, और जो एबेसियस था वो प्रीस्ट था, जिसने एक बुक भी लिखी थी या फिर एक स्पीच दी थी जिसका नाम था व्हाट इज़ थर्ड स्टेट। ये मैंने आपको पिछली बार बता दिया था। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जो मिराबे है और एबेसियस है ये दोनों अलग अलग, मतलब कि ये दोनों तो नोबल फैमिली के हैं, प्रीस्ट हैं, इन्हें तो टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये क्या कर रहे हैं? इसका मैंने आपको लास्ट उसमें भी रीज़न बताया था कि जैसे सब में से कुछ तो अच्छे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। उन्होंने भी ऐसा ही समझा, उनको भी ऐसा ही फील हुआ कि ये सही है, तो उन्होंने इनका सपोर्ट किया। अब अपन इस टॉपिक को वापस से कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करके अपन इसके आगे का अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कल हमने यहाँ वाले पैराग्राफ तक तो पढ़ लिया था। अपन जो इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है उसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से। While the National Assembly was busy at Versailles, but मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution। अब जब ये उस समय की बात कर रहा है कि जब है ना जो वर्साइलिस था, वर्साइलिस के अंदर जो थर्ड स्टेट वाले हैं वो नेशनल असेंबली को ड्राफ्ट करने में लगे हुए थे
सॉरी, ये मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, इसे मैं आपको एक बार वापस से रिपीट करके बताता हूँ. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seemed with a turmoil. अब ये कह रहा है कि जो नेशनल असेंबली था, जब नेशनल असेंबली जिस दौरान नेशनल असेंबली वर्साइलेस के अंदर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लगी हुई थी, तब हुआ क्या था, जो बाकी सारा फ्रांस है वो किसके साथ सीटेड था, मतलब कि वहाँ पे क्या चल रहा था, टर्मोइल चल रहा था. टर्मोइल एक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, टर्मोइल का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, ग्रेट डिस्टर्बेंस, है ना. मतलब कि फ्रांस में सब कुछ कहते हैं ना, काफ़ी पूरी जो सिटी थी, स्टेट था, वो पूरा डिस्टर्ब चल रहा था. अलग अलग चीज़ें हुई थी, जैसे मैंने पढ़ा था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ था, काफ़ी कुछ हुआ था तब. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers are exploited the situation and hoarded supplies. और ये कह रहा है कि जब सीवियर विंटर हुआ करता था, है ना, सीवियर विंटर के अंदर, मतलब कि सीवियर विंटर के अंदर जो हार्वेस्ट था वो बहुत ही ख़राब हो जाया करता था. अब जब इतनी तेज़ सीवियर विंटर होएगा तब हार्वेस्ट ख़राब नहीं होएगा क्या? अपने यहाँ पे भी हो ही जाता है बहुत सी बार. तो हार्वेस्ट ख़राब हो जाता था और जो ब्रेड है उसकी प्राइस बढ़ जाती थी. ब्रेड की जो प्राइस थी वो रैपिडली इंक्रीज़ हो जाती थी. ऑफन अब जो बेकर्स हुआ करते थे, वो जो सिचुएशंस, बेकर्स क्या करते थे, सिचुएशंस को और भी ज़्यादा ख़राब कर देते थे. एक्सप्लॉइटेड का मतलब यही होता है, जो सिचुएशन थी उन्हें और भी ज़्यादा ख़राब कर देना. और तो और किसको ख़राब करते थे, जो हॉर्डेड सप्लाई थी, मतलब कि ये ना अच्छी खासी जो सप्लाई हुआ करती थी उसे भी ख़राब कर दिया करते थे. आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यू एट द बेकर्स, क्राउड of angry women stormed into the shops. अब घंटों तक लंबी लाइन के अंदर खड़ी हुई बेकर्स के बाहर जो एंग्री वुमेन्स हुआ करती थी, वो क्या करती थी, अब उन्हें बेकर्स से कुछ चाहिए, तो अपना रेगुलर जो अपन कंज्यूम करते हैं वो तो चाहिए होगा. तो वो जब लंबी लाइनों में, लंबी कतारों में खड़ी रहती थी बेकर्स के शॉप्स के बाहर, तो फिर उन्होंने क्या करा, जो उन्होंने अपना क्राउड हो गया उनका, एक बहुत ही लंबी चौड़ी भीड़ एंग्री वुमेन्स की क्या स्टॉर्म कर दिया, जो शॉप्स हुआ करती थी उन्हें वो क्या कर देती थी, तोड़ देती, उसके अंदर घुस जाती थी तोड़ के. एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप टू मूव इनटू द पेरिस. उसी समय जो किंग ने अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि वो पेरिस के जो सिटीज़ हैं उसके अंदर बढ़े आगे. मैंने आपको पहले बताया था 14 जुलाई वाला जो आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाता था जिस डेट को, तब यही तो हुआ था. किंग ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भेजे थी अपनी ट्रूप्स, जबकि र्यूमर ये फैल गया था कि किंग ने ओपन फायर के ऑर्डर्स दिए हैं. मैंने आपको कहा था कि अपन इसे थोड़ा सा आगे से पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना. हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले क्या क्या हुआ था. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो 7,000 मैन और वुमेन थे उन्होंने अपनी मिलिटिया बनाई और बेस्टाइल को गिरा दिया था. वही कह रहे हैं यहाँ पे भी. 14 जुलाई को जो एंग्री क्राउड था उसने क्या डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या गिरा दिया, बेस्टाइल को गिरा दिया, है ना. बेस्टाइल को उन्होंने गिरा दिया. In the countryside, rumor spread from villages to villages that the Lord of Manor had hired band of brigand who were on their way to destroy the ripe crops, है ना. ये जो मैनर है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ अभी. मैनर का मतलब वो होता है जो वो लोग जो क्या हुआ करते थे, अच्छी खासी फैमिली से हुआ करते हैं, मतलब नोबल फैमिली से हुआ करते थे, है ना. जो पीपल
रिच पीपल्स हुआ करते थे, जिनके बिग बिग कासल्स हुआ करते थे, जिनके पास अच्छा खासा लैंड हुआ करते थे, या फिर वो कौन होते थे, नॉबल्स होते थे, या फिर वो जो रॉयल फैमिली हैं उनके रिलेटिव्स हुआ करते थे, है ना, वही कहलाते हैं मैनर। तो कंट्री साइड्स के अंदर एक विलेज से विलेज तक, मतलब कि है ना, सब जगहों पे एक र्यूमर फैल गया कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर है, मतलब कि जो बड़े बड़े कासल्स हैं, रिच फैमिली हैं, उसके जो हेड हैं, उन्होंने क्या करी, अपनी एक है ना आर्मी को तैयार कर रहे हैं। और किसके लिए, अपनी आर्मी किस चीज़ के लिए तैयार करी है, अपनी आर्मी तैयार करी है कि जो पके हुए क्रॉप्स हैं, राइप क्रॉप्स का मतलब क्या है, जो पक चुके हैं, जिनका कौन सी स्टेज आ गई है, हार्वेस्टिंग की स्टेज आ गई है, उन सारे क्रॉप्स को क्या है, उन सारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो अपना एक जो ब्रिगेडेंट्स होते हैं, बैंड ऑफ ब्रिगेडेंट्स हायर कर रहे हैं। इसका मीनिंग एक तरह से वही आएगा कि जो एक मिलिट्री बना रहे हैं वो छोटी अपनी, काय के लिए, जो राइप क्रॉप्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoe and pitchforks and attacked Chatius है ना। अब जो सारे लोग थे उन्हें किसने पकड़ लिया, फ्रेंजी फियर ने, मतलब कि एक है ना, उन्हें डर लगने लग गया उनसे। और फिर उन्होंने और जो पीजेंट्स थे सेवरल डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने किसे सीज कर दिया, हो को सीज कर दिया, और जो पिच फॉर्क हुआ करते थे उन्हें सीज कर दिया, और अटैक कर दिया किसके ऊपर, चैत्यूस के ऊपर। अब इसमें जो ये वर्ड आ रहा है चैत्यूस का मीनिंग क्या है, चैत्यूस का मीनिंग है जो रेसिडेंट्स हुआ करते थे किंग से, जो किंग के अलग अलग रेजिडेंट हुआ करते थे, किंग के अलग अलग घर हुआ करते थे, उन्हें वही क्या कहलाते हैं, चैत्यूस कहलाते हैं। अब अपन आगे पढ़ते हैं इसमें। दे लूटेड hoarded grain and burned down the documents containing record of manorial dues। अब उन्होंने ना एक काफ़ी अच्छे खासे स्टॉक में जो अनाज हुआ करता था, ग्रेन हुआ करता था, उसे लूट लिया वहाँ से। और जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, जिनके अंदर क्या होता था, जो मैनोरियल ड्यूज़ हुआ करती थी, उनके रिकॉर्ड जिसके अंदर रहते थे, उन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने जला दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नॉबल फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स एंड मैनी ऑफ them migrating to the neighboring countries। अब एक लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स जो हुआ करते थे वो वहाँ से भाग गए, वहाँ से ना, मतलब कि अपने घर छोड़ के ही भाग लिए वो। ये सारे जो कंट्री साइड में विलेजर्स हुआ करते थे, उन सबको देखकर वो अपने घर छोड़ के वहाँ से भाग लिए। और उनसे बहुत से नॉबल्स तो क्या है, माइग्रेट कर गए नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर, मतलब कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर वो ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब कि वहाँ से भागकर जो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर चले गए। Faced with the power of revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on the checked by the Constitution। अब फाइनली हुआ क्या कि अब अच्छा हो गया, है ना। फाइनली हुआ ये कि जो लुइस 16 था उसने क्या रिकॉग्नाइज़ कर लिया, उसने जो नेशनल असेंबली थी उसे रिकॉग्नाइज़ कर लिया, उसे पहचान लिया कि उनका पावर क्या है, उसके असली पावर को उसने क्या करा, पहचान लिया। और उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया कि जो प्रिंसिपल्स हैं, कि उसकी जो पावर हैं, किंग की जो सारी पावर्स हैं वो किसके हाथों में रहेंगी अब से, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज की जाएंगी और उसी के अकॉर्डिंग रहेंगी उसकी सारी पावर्स।
On the night of 4 August 1789, on the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolition of the feudal system of obligation and taxes. 4 अगस्त 1789 की रात को हुआ क्या? इस रात 4 अगस्त की रात को हुआ ये कि जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या पास कर दिया कि उसने जो फ्यूडल सिस्टम है उसे अबॉलिश कर दिया, और जो फ्यूडल सिस्टम की ऑब्लाइजेशंस हैं उन्हें एबॉलिश कर दिया। मैंने आपको ऑब्लाइजेशन का मीनिंग पहले बता दिया था। फ्यूडल सिस्टम एक तरह से जो वहाँ की किंग का फ्यूडल सिस्टम चलता था उसे अबॉलिश कर दिया। और जो टैक्सेस हुआ करते थे, मैंने आपको 2 टैक्सेस बताए थे, टिथ एंड टैली। अपन इसमें आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने आगे क्या करा। जो टिथ है जो चर्च लेता था उसे भी अबॉलिश कर दिया, उसे पूरा तोड़ दिया, है ना। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी who were forced to give up their privileges। अब जो क्लर्जी पीपल्स हुआ करते थे, क्लर्जी पीपल का मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था, वो पीपल जो चर्च से रिलेटेड हों या फिर चर्च से बिलोंग्ड हों, है ना। उन्हें किस चीज़ के लिए फोर्स किया गया कि उनके जो प्रिविलेजेस हुआ करते हैं, मैंने आपको बताया था कि उनके कुछ क्या हुआ करते थे, उनके और नॉबल्स के क्या हुआ करते थे, बर्थ प्रिविलेजेस हुआ करते थे, जो उनसे क्या है फोर्सफुली ले लिए गए। टिथ वर अबॉलिश्ड, मैंने आपको बताया था कि अपन आगे पढ़ेंगे कि जो टिथ है उसे अबॉलिश कर दिया गया था। टिथ वर अबॉलिश्ड एंड लैंड ऑन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड। जो टिथ था उसे अबॉलिश कर दिया गया और चर्च के पास जो लैंड था उसे कॉन्फिस्केटेड कर दिया गया। मतलब कि वो जो लैंड था उसे चर्च से लेकर अपने खुद के जो गवर्नमेंट का एरिया है उसमें ले लिया गया। अपन कहते हैं ना कि जो लीगली गवर्नमेंट के अंडर में जो आता है एरिया, वो। एज द रिज़ल्ट द गवर्नमेंट, एक सेकंड मैं आपको नीचे स्वाइप कर लेता हूँ, इसे रब कर रहा हूँ। एज द रिज़ल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन। अब उन्होंने ना क्लर्जी मतलब कि चर्च का जो एरिया होता था उसे अपने हाथ में ले लिया। तो इन सब मेजर्स से हुआ क्या कि जो उन्हें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उन्हें 2 बिलियन लिवरर्स का लॉस हुआ था। लिवरर उनकी करेंसी हुआ करती थी। 2 बिलियन लिवरर्स का लॉस हुआ था। वो लॉस भी क्या हुआ, वापस आ गया एज ए एसेट, है ना। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन अंडरस्टैंड करते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं। फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो फ्रांस था वो क्या बन गया, वो बन गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। France became a constitutional monarchy. The National Assembly completed the draft. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1789. अब जो वो हुआ करता था, नेशनल असेंबली थी, उसने क्या ख़त्म कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि वो क्या कर रही थी। वेट अ मिनट, मैं एक और बार रीड कर रहा हूँ आपके लिए। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। फाइनली हुआ ये कि 1791 के अंदर जो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी वो ख़त्म हो गया था। अब उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। उसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि
वो क्या करे, वो जो monarch है उसकी पावर को लिमिट कर दे, उसकी पावर को लिमिट कर दे। These power, instead of being conserved in the hand of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary. अब हुआ ये कि पहले क्या होता था कि जो पावर्स हुआ करती थी वो एक ही जने के हाथ में हुआ करती थी, बट अब ये होने लग गया कि जो पावर्स हैं वो उसका क्या कर दिया गया। मैंने आपको जो पहले है ना टू ट्रीटीज ऑफ मॉन्टेस्क्यू की बुक थी उसके अंदर भी उसने बताया था डिवीज़न ऑफ पावर, वही अब हुआ कि जो पावर्स थी उन्हें डिवाइड कर दिया गया लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर, कि जितनी पावर्स हैं उन्हें डिवाइड कर दो किस किस के अंदर, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इसकी वजह से जो फ्रांस था वो क्या बन गया, वो बन गया द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की भी है, दोनों चीज़ें एक साथ कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन और मोनार्की दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें बात ये है कि अब वहाँ पे क्या दोनों चीज़ें चलेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी चलेगा और मोनार्की भी चलेगी। पावर्स सारी कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में रहेगा, बट वो क्या कहलाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहलाएगी। मतलब कि वहाँ पे किंग भी रहेगा, किंग रहेगा वहाँ पे, बट किंग के पास कोई पावर ही नहीं रहेगी। वो कहते हैं ना फालतू जो इंसान होते हैं उसे एज अ फालतू पर्सन ही यूज़ किया जाएगा, वो फालतू में बस ऐसे ही वहाँ पे फ्री में बैठा रहेगा वहाँ पे, और सारी जो पावर्स है उसकी पूरी लिमिटेड कर दी जाएंगी और किसके हाथ में चले जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशंस के हाथ में चले जाएंगी। अब इसमें यहाँ पे लिख रखा है फिगर 17 इस फिगर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स। अब जो फिगर 17 है वो एक्सप्लेन करेगा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे काम करेंगी, है ना। ये रहा फिगर 17, है ना। मैं इसे आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। अब इसमें मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें होंगी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर। और मैं आपको इसमें पहले 2 टॉपिक बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे आ रहा है आपके एक्टिव सिटीजन्स, है ना। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। एक्टिव सिटीजन्स, है ना। एक्टिव सिटीजन्स का मतलब क्या होगा, इन्हें क्या वोट देने के लिए एंटाइटल्ड किया जाएगा। मतलब कि सिर्फ ये एक्टिव सिटीजन्स हैं जिन्हें वोट देने की पावर होगी। ये जो 28 मिलियन की पॉपुलेशन है उनमें से कुछ 4 मिलियन पीपल होंगे ये। मतलब कि आप देख सकते हो पूरे 28 मिलियन में से सिर्फ 4 मिलियन को ही टाइटल दिया जाएगा कि भाई वो वोट करें। दूसरा यहाँ पे आएगा एक टर्म पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स में आएगा इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होंगे। इसमें 3 मिलियन कुछ मेंस होंगे, बाकी वुमेन्स होंगी, चिल्ड्रंस होंगे और यूथ होंगे 25 ईयर से छोटे, है ना। अब अपन इसके पूरे जो फिगर है उसे समझते हैं, है ना। जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटर है ना। यहाँ पे इन्होंने नेम भी दे रखा है किंग को, है ना। अब जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, मतलब कि ये 4 मिलियन पीपल्स हैं, 28 मिलियन के पॉपुलेशन में से जो 4 मिलियन पीपल हैं, ये किस किस को वोट करेंगे, एक तो जज को वोट करेंगे जुडिशरी के अंदर, बाकी ये वोट करेंगे इलेक्टर्स को, है ना। इन्हीं सब में से कौन होंगे, इलेक्टर्स होंगे 50,000। यहाँ पे देख सकते हो 4 मिलियन के अंदर भी सिर्फ 50,000 इलेक्टर बन रहे हैं, है ना। टोटल 4 मिलियन को अलग से एंटाइटल किया गया था वोट देने के लिए, उनमें से 50,000 मेंस को एज अ इलेक्टर चूज़ करा गया। 50,000 वो भी सिर्फ मेंस। अब जो ये 50,000 मेंस हैं ये क्या करेंगे, ये वोट देंगे,
हाँ, ये 50,000 मेंस वोट देंगे किसे? नेशनल असेंबली को। अब नेशनल असेंबली में कितने मेंबर होंगे? नेशनल असेंबली में मेंबर होंगे 475, है ना। नेशनल असेंबली में मेंबर होंगे 745, है ना। एक और बता देता हूँ, ये 4 मिलियन पॉपुलेशन है, 4 मिलियन को एंटाइटल्ड किया गया है वोट देने के लिए। ये वोट देंगे इलेक्टर्स को, जो कितने हैं? 50,000। ये जो 50,000 है, मतलब कि 4 मिलियन में से 50,000 आ गए इलेक्टर, और 50,000 में से भी सिर्फ 745 मेंबर्स को नेशनल असेंबली के अंदर लिया जाएगा, जो किसके अंदर जाएंगे? एज अ लेजिस्लेटर। अब जो ये लेजिस्लेटर है ना, ये पूरी लेजिस्लेटर है, ये लेजिस्लेटर क्या करेगी? ये पूरी लेजिस्लेटर ये कंट्रोल करेगी मिनिस्टर्स को। ये जो सारे मिनिस्टर्स हैं इन्हें ये कंट्रोल करेगी। ये कंट्रोल करेगी किंग को। एग्जीक्यूटिव्स के अंदर कौन आ रहे हैं? एक तो मिनिस्टर्स आ रहे हैं और एक किंग आ रहा है। इन दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है? लेजिस्लेटर कंट्रोल कर रहा है ना। इन सबको कौन कंट्रोल करेगा? लेजिस्लेटर कंट्रोल करेगा। लेजिस्लेटर किस किस को कंट्रोल कर रहा है? किंग को कंट्रोल कर रहा है, मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। जो किंग के पास है उसके पास एक क्या कहलाती है? वीटो पावर कहलाती है। अपन ने लास्ट ईयर जो 8th की NCERT थी उसके अंदर आपने अच्छे से समझा होगा कि वीटो पावर क्या होती है। किंग की वीटो पावर भी नेशनल असेंबली के पास, मतलब क्या चाहते हैं? नेशनल असेंबली को कंट्रोल कर सकता है इससे। बाकी जज अपना अलग से साइड में बैठा हुआ है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर के अंदर, दोनों के अंदर ही जज का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये हेड है ना। अब अपन इसमें आगे समझेंगे कि आगे क्या बता रखा है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, वो वेस्टेड था पावर से कि वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा लॉ, बनाएगा नेशनल असेंबली के अंदर। नेशनल असेंबली के अंदर जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बनाएगा? लॉ बनाएगा। विच इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड। वो भी क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है जैसे अभी होते हैं, वो क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर हु इन टर्न चूज द असेंबली। अब जो सिटीजन्स हैं वो सिटीजन्स में से वोट करते हैं इलेक्टर्स को, जो मैंने आपको बताया था अभी ऊपर। 50,000 इलेक्टर्स होते हैं टोटल 4 मिलियन की पॉपुलेशन में, 4 मिलियन के एक्टिव सिटीजन्स में से, है ना। तो जो इलेक्टर्स बनते हैं उनका टर्न होता है क्या करने के लिए? कि वो असेंबली चूज़ करें। अब उनमें से भी सारे सिटीजन्स नहीं, नॉट ऑल सिटीजन्स हाउ एवर हैड द राइट टू वोट, है ना। सारे सिटीजन्स को नहीं होता, बट उनके पास, जबकि उनके पास वोट करने के लिए राइट होता है। ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ द एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 days ऑफ अ लेबर वेजेस, है ना, वर गिवन द स्टेटस ऑफ द एक्टिव सिटीजन्स। अब जो एक्टिव सिटीजन्स है वो भी ऐसे ही नहीं बन जाते। एक्टिव सिटीजन्स जो 25 एक्टिव सिटीजन्स वो होते हैं जो 25 ईयर्स की एज से बड़े हों, मतलब कि या फिर तो 25 साल के हों या फिर 25 साल से बड़े हों, जो कितना टैक्स देते हों, वो टैक्स पे करते हों कितने के इक्वल? एटलीस्ट 3 days लेबर्स वेजेस। जो लेबर का 3 दिनों का वेजेस होता है उसकी इक्वल। जैसे मान लो एक लेबर का वेज है, पर डे का वेज है 300 रुपी, 300 रुपी वेज है, तो जो एक्टिव सिटीज़न है वो होगा जो उसके 3 दिन के वेज को, 3 दिन के वेज के इक्वल, 3 दिन के सैलरी के इक्वल टैक्स पे करता हूँ। मतलब कि वो कितना, अगर 300 रुपी पर डे का वेज है तो तो उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? उसे पे करना पड़ेगा 900, क्योंकि 1 डे का वेज तो सिर्फ 300 ही है ना।
और अपन इसमें आगे पढ़ेंगे एटलीस्ट 3 डे ऑफ लेबर वेजेस। अब सिर्फ उन्हीं को एक्टिव सिटीज़न का स्टेटस दिया जाता था। दैट इज़ दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, उन्हें एंटाइटल किया जाता था वोट देने के लिए। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। अब जो बाकी बचे हुए मेंस और वुमेन्स हैं उन्हें किस क्लास में भेजा जाता था? उन्हें पैसिव सिटीजन्स की क्लास में रहते थे वो, है ना। मतलब कि उन्हें अलग से क्लासिफाइड किया जाता है एज अ पैसिव सिटीजन्स। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ द असेंबली द मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। इलेक्टर्स को क्वालिफाई करने के लिए और असेंबली का मेंबर बनने के लिए जो मेंस हुआ करते थे उन्हें कौन से ब्रैकेट में से होना चाहिए? वो उनमें से जो हाईएस्ट टैक्स पे करते हों, जो सबसे ज़्यादा ही टैक्स पे करते हों, है ना। अब अपन इसमें आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन with a declaration of right of man and citizens, right such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law, है ना, were established as the natural and inalienable, है ना। क्या क्या राइट्स बताए? अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ कि जो राइट्स हैं मेंस के और सिटीजन्स हैं, इन दोनों के जो राइट्स हैं उनके डिक्लेरेशन से। अब राइट्स किस तरीके के? राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का लाइफ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि जो सारे सिटीजन्स और मैन हैं वो लॉ के नीचे सब इक्वल हैं। वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनलाइनेबल, उन्हें क्या बना दिया गया? वो ये सब क्या कहलाएंगे? किस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया? नेचुरल और लाइनेबल राइट्स के तौर पे। दैट इज़ दे बिलोंग्ड टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ। ये जो मैंने आपको राइट्स बताए कुछ, ये एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास उसके बचपन से होगा। एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और उससे दूर नहीं लेके जा सकते। इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। अब ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो किसे प्रोटेक्ट करे? हर एक सिटीजन्स के नेचुरल राइट को। अब इसमें सोर्स बी दे रखा है, मैंने आपको जैसे पहले सोर्स ए रीड करने के लिए दिया था वैसे ही आप इसे रीड करें और समझें। और यहाँ पे सोर्स 3 के अंदर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स दे रखा है ना। हेडिंग क्या है इसकी? द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेंस एंड सिटीजन्स। इसमें आपको जो मेंस और सिटीजन्स के जो राइट दिए गए थे उसके बारे में बता रखा है। या आप एक बार अच्छे से रीड करें अपनी एनसीईआरटी बुक से। अगर एनसीईआरटी बुक्स नहीं है तो ऑनलाइन निकाल के इसे अच्छे से रीड करें। फिर जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन ये जो पूरा टॉपिक है इसे एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।